जय हिंद दोस्तों। आज हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के 23 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट के हिंदी के 50 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन। तो जिसमें हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें कहा है कि व्यापारिक पत्र, तो व्यापारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रार्थना पत्र, जैसा कि आपको पता होगा, प्रार्थना पत्र हम देते हैं किसी अधिकारी को, शिक्षक को, प्रधानाचार्य को, तो प्रार्थना पत्र नहीं आएगा। संपादक के नाम पत्र, ये कोई व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। जब हम मित्र को पत्र देते हैं तो वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। व्यक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को दिया जाता है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को दिया जाता है। प्रश्न दूसरा है, जिसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया संक्षिप्तता, तो ये पत्र की विशेषता है, कोई भी पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो। दूसरा है हमारा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता तो आप समझ ही रहे हो कि उसमें चीजें क्रम से दी जाती हैं, तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। विनयशीलता, आप किसी भी पत्र में देखिएगा बड़ा विनयशीलता लिखा जाता है कि आपसे विनम्र निवेदन है, तो विनयशीलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, लेकिन प्रेषक जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी प्रेषक। देखिए एक पत्र की विशेषता निम्न है, मतलब कोई भी हम पत्र लिखते हैं तो उसकी 6 विशेषता होती हैं। सबसे पहला है कि उसकी सरल भाषा शैली होनी चाहिए। उसके बाद है विचारों की सुस्पष्टता, उसके विचार सुस्पष्ट होने चाहिए। संक्षेप और संपूर्णता होनी चाहिए। प्रभावशाली होना चाहिए। बाहरी सजावट होनी चाहिए पत्र की। और विनयशीलता। तो ये एक पत्र के गुण हैं। मैं आपको बोल के बता देता हूं, कोई भी एक पत्र है तो उसकी विशेषता होती है सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, और प्रभावशाली होना चाहिए, प्रभावान्विति, बाहरी सजावट और विनयशीलता। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा। देखिए अगर हमारे यहाँ नगर में गंदगी हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वो पत्र शिकायत पत्र होता है, व्यापार का पत्र होगा नहीं। आवेदन हम कुछ कर नहीं रहे, प्रार्थना हम किसी से कर नहीं रहे, हम शिकायत दे रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष को कि भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको सही करवाई गंदगी की। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न इसमें पूछे निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं उसमें से आपका ओ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, आ, बड़ी ई, उ और री। यहां पर ओ मूल दीर्घ स्वर न होकर संयुक्त स्वर है, और जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और आ, ई, उ और री ये मूल दीर्घ स्वर हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, कि इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है। पांचवा प्रश्न जिसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी किसकी है। देखिए पहला ऑप्शन है अध्ययन होता नहीं है, अध्ययन होता नहीं है, और अध्ययन होता नहीं, ये होता आपका अध्ययन, अध्ययन।
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न छठा जिसमें पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, पहला ऑप्शन है इसमें उत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं होता है। दूसरा उत्तरदायी, ये बिल्कुल सही है, उत्तरदायी होता है। ये उत्तरदायी होता नहीं है, तो यहां पर आपका होगा उत्तरदायी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न जिसमें पूछ रहा है संधि 3 प्रकार की होती है और निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो आप भली भांति जानते हैं स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन अनुस्वार संधि तो कभी नहीं देखा। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर होगा आंसर। ऑप्शन डी अनुस्वार संधि नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए आपको पता होगा कि ये जो विद्यालय है ये स्वर संधि का है और स्वर में भी दीर्घ स्वर संधि का है। ये दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो यहां पर आपका विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये विद्यालय, ये आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ होता है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहां पर जो आपकी व्यंजन संधि है, जगदम्बा व्यंजन संधि है, संतोष व्यंजन संधि है, अहंकार व्यंजन संधि है, लेकिन जो विद्यालय है वो स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 9 जिसमें पूछ रहा है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो भैया देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है शेषग्रस्त, गगनचुंबी आदि। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न जिसमें पूछ रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में द्विगु समास है। देखिए पंचवटी का पहले तो विग्रह होगा 5 वटों का समाहार। पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार। जिस समास का पहला पद संज्ञावाचक विशेषण हो उसे द्विग समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। देखिए भैया द्विग समास की एक सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि उसमें संख्यावाचक अगर आपको कुछ मिल जाता है, मतलब जिस समास में आपको संख्यावाचक मिले वह द्विगु समास होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल ये खैर ठीक है, लेकिन आप आगे के लिए याद रखिए कि जहां संख्या जैसा कुछ पूछा हो, नवरत्न, पंचवटी, अष्टमुखी, दसमुख, दशानन, तो इसमें द्विगु समास होता है। इसके बाद अगला देखते हैं हम अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो अधिकारी में जो उपसर्ग है वो आपका अधि उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और आपको पता ही होगा कि उपसर्ग जो होता है उसमें आगे वाला जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस उपसर्ग या अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगाकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। तो यहां पर बी आपका बिल्कुल सही होगा। 12वें में पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। ये देखिए अकथ, अ प्लस कथ, कथ तो कथा होती है, अ लगा दो तो उसका अर्थ बदल जाएगा। अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जो अभेद है। अ और चूक, लेकिन अ और नुज नहीं होगा। तो यहां पर अ उपसर्ग नहीं है, वो ऑप्शन डी है। तो यहां आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 13वां है जिसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है। तो जिस इसमें से किस में नहीं है, देखिए ये थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं। शेर होता है, शेरनी होती है, शेर प्लस नी, मोरनी, मोर प्लस नी, और होता है नौकरानी होती है, नौकर प्लस आनी, और कुटनी होती है, कुट प्लस नी। तो आपने यहां पर देखा होगा नी शेरनी में है, मोरनी में है, कुटनी में है, लेकिन नौकरानी में आनी है।
तो यहां आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि नी प्रत्यय किसमें नहीं है, तो नौकरानी में नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 14वां, जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम और तद्भव आप जानते होंगे। तत्सम उन शब्दों को कहा जाता है जो तत् प्लस सम, यानी कि संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से उपयोग होते हैं उसी प्रकार से हिंदी में होते हैं उपयोग। और तद्भव उनको कहते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, तो वो तद्भव कहलाते हैं। तो यहां पर आपका ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए आपका कपाट तत्सम है, कीचक तत्सम है, कुंभकार तत्सम है, लेकिन कूची नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर आंसर होगा 14वें का। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो भैया यहां पर आपका पत्ता तद्भव नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इसमें से पत्ता जो है आपका तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपका पत्ता यहां पर तद्भव है। प्रश्न 16वां, जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहां ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शोभन तत्सम है। 17वां, जिसमें पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। देखिए तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशी होता है, लेकिन यौगिक नहीं होता। तो यहां पर यौगिक आपका गलत है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, 3 तो यहां पर लिखे हुए हैं, और विदेशी, ये 4 शब्द होते हैं। तो ये आपका सी गलत है। प्रश्न 18, जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए सभा आप जान रहे होंगे, सभा होती है, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो एक समूह बनता है। कक्षा आप सभी लोग जान रहे होंगे, बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो किसी भी कक्षा में बच्चे इकट्ठे होते हैं तो एक समूह बनता है। और भीड़ तो भैया अपने आप समूहवाचक है ही। लेकिन दौड़ यहाँ पर कोई समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ एक क्रिया है, और जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा आपका सही। ऑप्शन 19, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए खटाई आपने नहीं सुना होगा कि द्रव्य होता है, मिठाई द्रव्य होता नहीं है। ठंड भैया महसूस होती लगती है लेकिन द्रव्य नहीं होता। लेकिन दूध जो है वो द्रव्य होने का बोध कराता है। तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जबकि खटाई, मिठाई भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 इसमें पूछ रहा है अब वह आप ही चला गया। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, ये आपका यहाँ पर रेखांकित शब्द आप है, आप। तो यहां पर जो रेखांकित शब्द है आप, वो क्या है। तो यहां पर जो रेखांकित शब्द आप है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहां पर। 21वां, जिसमें पूछा है गिलास में थोड़ा पानी है। भैया थोड़ा के नीचे रेखांकित है, गिलास में थोड़ा पानी है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो भैया थोड़ा परिणाम होने का एक परिणाम होने का बोधक है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और परिणामवाचक विशेषण की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है परिणामवाचक विशेषण, अथवा वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो परिणामवाचक विशेषण है। इसके कुछ और उदाहरण बता देता हूं। शेर भर, तौला भर, थोड़ा पानी, कुछ पानी इत्यादि, ये परिणाम भर के उदाहरण हैं। 22वां प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। प्रश्न 23, जिसमें पूछा मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो भैया जो वहां है ना, मैं वहां होकर आया हूं, तो वहां आपका अव्यय शब्द है। मैं अव्यय शब्द के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में
अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। और यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मैं वहां होकर आया हूं तो वहां अव्यय है। प्रश्न 24 उसमें पूछ रहा है कि उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें अव्यय क्या है? तो भैया यहाँ पे जो भर है ना, भर, ये अव्यय है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है। बेसहारा अनाथ का पर्यायवाची होता है, यतीम अनाथ का पर्यायवाची होता है, निराश्रित जिसका कोई आश्रय ना हो, जो किसी के ऊपर आश्रित ना हो, तो वो होगा। लेकिन अनाड़ी आप समझ रहे हो, अनाड़ी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को सही से नहीं कर पाता, तो अनाड़ी यहां पर बिल्कुल अलग हो गया। तो यहां ऑप्शन सी आपका सही बनेगा 25वें का। और 26वें पूछ रहा है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है? तो भैया विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होता है। मतलब विचित्र जो अलग हो बिल्कुल, तो विलक्षण जो बिल्कुल अलग प्रतिभा का धनी है वो विलक्षण है। विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत ये नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 27वें पूछा निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? बहुत आसान है, अमृत का विलोम भैया विष होता है। 28वें में पूछ रहा है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? भैया हम किसी की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 29वें में पूछा है कि ये जो खाली जगह है को कोई नहीं टाल सकता। देखिए नियत यहां थोड़ा फिट करके देखिए, नियत को नहीं टाल सकता, नहीं। इसके बाद निमित्त को कोई नहीं टाल सकता, गलत है। नमित गलत है, ये नियति होगा। आप अक्सर ये चीज सुनते रहते होंगे कि नियति को कोई नहीं टाल सकता, तो ये एक प्रोवर्ब है, नियति को कोई नहीं टाल सकता, नियति बिल्कुल सही होगा। 29 का बी। प्रश्न 30 जिसमें पूछा है अपने खाली जगह के लिए लड़ना धर्म है, तो भैया अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 31वें में पूछ रहा है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, गलत है, अनियमित नहीं होगा। जिसके, मैं आपको बता देता हूं, जिस पर कोई नियंत्रण न हो तो वो आपका होता अनियंत्रित। अनियंत्रित। जो नियमाकूल न हो, अनियमित। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित, अनिर्णित। अनिर्णित, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो वो अनिर्णित। जिसका निवारण न हो सकता हो, अनिवार्य। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है 31 का। जो नियमाकूल न हो वो भैया अनियमित होता है। 32वां जिस पर आक्रमण हो, तो भैया जिस पर आक्रमण होता है वो आक्रांत होता है, आक्रांत। और आक्रांता वो होता है जो आक्रमण करता है। तो यहां आपका आक्रांत सही होगा। लेकिन और भी प्रश्न है जिसमें पूछा गया है जैसे आत्मघाती, तो आत्मघाती का मतलब होता है जो अपनी हत्या आप करे, मतलब जो अपने आप को खुद घात करे, जो अपनी हत्या आप करे, वो भैया आत्मघाती होता है। इसके बाद है आपका आक्रामक, तो आक्रामक होता है आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला वो होता है आपका आक्रामक। ये है आक्रमण, सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करने वाला। जो हमला करने वाला होता है वो आक्रमण में आता है। तो यहां पर आपका सी आंसर होगा कि जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत कहलाता है। गुड़ गोबर कर देना, अक्सर हम सुनते रहते हैं गुड़ गोबर कर देना। तो गुड़ गोबर करने का मतलब होता है भैया बना बनाया काम तुमने बिगाड़ दिया, गुड़ गोबर कर दिया। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी। हथियार डाल देना, तो हथियार डाल देना भैया इसका आंसर होता है हार मान लेना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा।
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ क्या है? तो यहाँ चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वो बहुत कंजूसी होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, बहुत कंजूसी। 36वां इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो आपका यहां पर मिश्र वाक्य उसने, ये ऑप्शन सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, अब यहां साधारण वाक्य तो यह है उसने मान लिया है, उसने मान लिया कि इसे जोड़ रहा है और दोष उसका है। अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने मान लिया है कि दोष उसका है, मिश्र वाक्य है, और इस वाक्य में उसने मान लिया है एक साधारण वाक्य और दोष उसका है एक उपवाक्य, यानी कि ये उसने मान लिया है, ये तो आपका साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य, और दोष उसका है ये एक उपवाक्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 37वें में पूछ रहा है, 36वां हो गया, 37वां, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है और इसका सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका सरल वाक्य होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 38वें में पूछा निम्नलिखित में से व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, ये शुद्ध नहीं है। सब लोग अपनी राय दें, ये व्याकरण की दृष्टि से नहीं ठीक है। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, गलत है, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया होना चाहिए था। ऑप्शन बी है आपका, इस समय 4 बजे हैं, तो बी आपका बिल्कुल सही हो गया व्याकरण की दृष्टि से। प्रश्न 39 जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य बताइए। तो यहां आपका बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्म वाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये आपका कर्मवाच्य वाक्य है। 40वें में पूछ रहा है से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो से के द्वारा कर्ण है। इसका एक वो भी है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे हरे अरे हो। तो यहां जो दिए गए मैं उनका लिख देता हूं। अपादान होता है अपादान से, कर्ण, कर्ण में होता है से और के, कर्ण में होता है से कोमा के द्वारा, कर्ण में होता है से और के द्वारा, अपादान में से। संप्रदान होता है से यानी कि अलगाव, दूर होने के अर्थ में। अधिकरण में होता है मैं और पर, मैं और पर अधिकरण में होता है। तो 40 का आपका बी सही होगा। 41 में पूछ रहा है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहां कौन सा कारक है। तो यहां पर वह मुझसे अलग रहता है, तो देखिए अपादान होगा, जैसा हमने लास्ट में बताया था से अलगाव, अलगाव यानी कि दूरी के उसमें हो, नहीं से इसी में है वो गलत है। तो यहां पर होगा आपका अपादान, वह मुझसे अलग रहता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 42 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की एक ट्रिक है, उसमें अच्छा, अच्छी, मेरा और मेरी लगा करके देखो तो पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मेरा देश पुल्लिंग होगा, मेरा नगर, ये मेरी देश नहीं हो रहा, मेरी नगर नहीं हो रहा, लेकिन मेरा नगर पुल्लिंग है। मेरा द्वीप पुल्लिंग है, मेरी झील स्त्रीलिंग है। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, 42 का ऑप्शन डी। 43 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो ये जो सरसों शब्द है वो दोनों वचनों में समान रहता है, मेरा सरसों मेरी सरसों। लेकिन मेरी कथा, मेरा कथा नहीं कहेंगे, मेरी लता, मेरा लता नहीं कहेंगे, मेरी कुटी।
मेरा कुटी नहीं कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है 43 का। प्रश्न 44 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकालिक का उदाहरण है, यानी कि जो पूरी तरह से भूतकाल है। देखिए वे गए, ये पूर्ण भूतकाल नहीं है, ये सामान्य भूतकाल है। ये आपका सामान्य भूतकाल है। वे खा रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल। वे आए थे, वे आए थे, ये पूर्ण भूतकाल है, यानी कि आए थे, आ गए, पूरी तरह से ये काम पूरा हो चुका है। वे सोकर उठे हैं, ये आपका आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 45वें में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है। तो भैया निपात इसमें से ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। निपात अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। और निपात 9 प्रकार के होते हैं, जी, लगभग, करीब, तो, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, क्या, जी, नहीं इत्यादि निपात के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 46 निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। देखिए उसने आसन ग्रहण किया, ये ठीक है। पूजनीय पिताजी आ गए, ये गलत है। आज बेहद गर्मी है, ठीक है। उनकी जन्मतिथि क्या है, ये ठीक है। देखिए पूजनीय पिताजी आ गए अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, और इसका जो सही होगा वो होगा पूज्य पिताजी आ गए। यहां पर पूजनीय न हो करके सिर्फ पूज्य होगा, पूज्य पिताजी, तब ठीक होगा। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है 46 का। 47वां है जिसमें पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है। तो भैया वो है आपका अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 343 से 351 तक। 48 जिसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो देखिए जो कन्नौजी बोली है ना, ये उत्तर प्रदेश की बोली है। 49 सॉरी, मामला अभी भी विचाराधीन है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो यहां ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 50 पर इसमें पूछ रहा है एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, तो इसका सही अनुवाद क्या होगा। तो यहां आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके यूपी SSSC हिंदी के 50 प्रश्न। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। जय हिंद।